समझता हूँ तहरीक अपनी जगह वो जिस शिद्दत से भी चले और जिस तरीके से भी चले, लेकिन मुज़ाकरात का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हालात की शिद्दत का तकाजा जो करता है उस के हिसाब से मुज़ाकरात की तरफ प्रोग्रेस उस स्पीड से नहीं हो रही जिस तरीके से हालात तकाजा कर रहे हैं। वो जैसा भी है, लेकिन मैं इख्तियार अचकज़ई साहब और लामा साहब का है और उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सारे साहब इख्तियार लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत हो गया इस मुल्क और खुदा की धरती, इस अवाम पे, इन लोगों पे, इस बच्चों पे, इस मुल्क की मुस्तक़बिल पे, इस मुल्क की जमहूरियत पे खुदा के लिए कोई तरस करो। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ईमन चौधरी। नाज़रीन, बात हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीकों के दरमियान इनडायरेक्ट राब्ते शुरू हो चुके हैं। पीटीआई के बानी की जानिब से कॉपी असम्बली के नामजद अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान सरबराह महमूद खान अचकज़ई तक एक पैगाम पहुंचाया गया है। ज़राए के मुताबिक इस पैगाम में यह कहा गया है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर रही है और ये अमल मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन से बाकायदा मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया जाएगा। हुकूमती ज़राए ने बताया कि स्पीकर कॉपी असम्बली का अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन के लिए महमूद खान अचकज़ई से राब्ता है और सीनियर सियासतदान मतलूबा दस्तावेज़ात स्पीकर को फराहम करेंगे। उसके बाद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान बताया जा रहा है, जो कि पार्लिमानी कार्रवाइयों में एक अहम मोड़ साबित होगा। दूसरी जानिब हुकूमती बयानात और अपोजिशन का मौक़िफ़ एक बार फिर से आमने सामने है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दी मगर पीटीआई ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। उनके मुताबिक इक़्तिदार आर्जी होता है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हुकूमत महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर पीटीआई मुसलसल तल्ख रवैया इख्तियार किए हुए है। वहीं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का ये कहना है कि डायलॉग होते दिखाई नहीं दे रहे और तहरीक इंसाफ एक और मौका भी ज़ाया कर चुकी है। जबकि इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये कहा है कि मुज़ाकरात के लिए वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। नतीजा नजर आए या फिर ना नजर आए, पीटीआई दबाव में आकर बात नहीं करेगी। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का ये सवाल है कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात रुकावट आखिर है क्या। आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब क्या कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात फिर आखिर असल रुकावट है क्या? देखें, इशू सिंपल सा है कि 2025 एंड हो रहा है और 26 में हम उसी तरह दाखिल हो जाएंगे जैसे 25 में हुए थे। 2024 के एंड पे मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई और इमरान खान और उनकी टीम के। इमरान खान ज़ाहिर जेल में थे और इधर चल रही थी और ट्रंप साहब तशरीफ़ ला रहे थे और इमरान खान ने फिर वो अपने लोगों के दाव में आके वो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जिसके लिए अमेरिका से लोग आए हुए थे। और अब 26 में ज़ाहिर अब अगले कोई 30-35 घंटों में हम दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह मियां खैर का लाए। तो खड़े हम वहीं पे हैं। अभी जो ख़त है कि जो सेक्रेटेरिएट ने लिखा है उनको, असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, कि जी बताएं, और आमिर डोगर शायद उस खत का जवाब कल देंगे कि पेशावर हाई कोर्ट में क्या स्टेटस है। क्योंकि स्पीकर ने तो ऐवान में भी कह दिया था कि जी अगर आप नहीं कर सकते तो हम क्या करें, क्योंकि आपके अपोजिशन लीडर ने उस पर हुक्म इम्तनाई लिए थे, तो अब हम क्या करें। तो जाहिर है कि ये जहां वो कह रहे हैं अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें, तो उन्होंने एक किस्म का एक रास्ता दिया है कि आप हमें जवाब दें या वहां से स्टे ख़त्म करा लें, तो ठीक बात है। फिर अपोजिशन लीडर मुकर्रर होंगे तो वो एक आप समझें कि पहली बर्फ़ पिघलेगी। ज़ाहिर है महमूद खान अचकज़ई की जितने मर्जी अच्छे लीडर हों, सब कुछ हो, लेकिन एक अना तो आती है ना कि यार आप मुझे अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाते। और वो चल के भी गए और डॉक्टर उज़मा की जो मुलाकात हुई, ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर जो मिन्नत तरला, मतलब कोई जो सही सियासतदानों का रुख है वो बैरिस्टर गौहर की सूरत में नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा, अलीमा खान साहिबा और सुहेल अफरीदी वो दूसरी सिमत में है कि मुज़ाकरात किसी सूरत में कामयाब होने ही नहीं चाहिए और बाकी सारे लगे हुए हैं। अब गवर्नमेंट के अंदर से आपने इख्तियार वली की बात भी सुना दी, ख्वाजा आसिफ की भी सुना दी, प्राइम मिनिस्टर ऑफर कर रहे हैं हर तरह से। जो आपको बिलावल भुट्टो ने परसों खिताब सुनाया, उन्होंने कहा कि अगर आप हरकतें बंद कर दें जो उसका लुबे लुबाब है तो फिर आगे बातचीत हो सकेगी। जो पीटीआई की तरफ से अभी तक यही आ रहा है कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये घड़ा घड़ाया एक फौज ने मंसूबा बनाया और फौज के घरों पे हमला इन्होंने किया। जो मैंने भी आपसे कहा था पिछले हफ्ते भी कि अभी तो कोर कमांडर्स का जो घर जलाया गया उसका केस अभी चलना बाकी है, शुरू ही नहीं हुआ। तो चीजें सारी की सारी हर एक तरफ मौजूद हैं। लेकिन
बातचीत के अलावा तो कोई हल नहीं है ना। जितनी बड़ी मर्जी जंग हो जाए, ये सियासी जंग है, ये ज़ाती जंग है, ये जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तज़हीक आमेज़ जुमले इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल आखिर बातचीत होनी है। तो जो लोग चाहते हैं बातचीत, मेरे ख्याल में हमें उन्हें रास्ता भी देना चाहिए, उनकी गुफ्तगू को ज़्यादा अच्छे अंदाज से लाना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो सूट करता है उनको जिनके पास पैसे आ रहे हैं। पीटीआई की मैं बात जब करूं, डॉलर आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के लिए भी लोग कहते हैं कि जी इनकी तो इमरान खान की जब तक लड़ाई फौज से मौजूद है तो इनको क्या मसला है। लेकिन ये मसला है, ये पाकिस्तान के आम आदमी का मसला है। जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो अब उसके ऊपर मेरे ख्याल में असेंबली सेक्रेटरीट ने इसी बुनियाद पे ये खत भी लिखा है कि हुजूर थोड़ा सा रास्ता आप भी निकालें, वो जो स्टे लिया हुआ है, जिस तरह की भी बात है उसको ख़त्म करें। बहरहाल बातचीत होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, इन लोगों को एक रास्ता मिलना चाहिए जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, आमिर डोगर मौजूद हैं, जो लोग बार बार जाके बात करते हैं कि हुजूर रास्ता बनाइए। स्पीकर उसमें अगर कोई भी रास्ता बनाने की पोजीशन करते हैं, लेते हैं पोजीशन, मेरे ख्याल में पीटीआई के अंदर अब जो बार बार हम कहते हैं सियासतदानों को आगे आना चाहिए। सिर्फ जो वकला हैं या जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको साइड पे रख के इन्हें अपनी पार्टी की बका के लिए काम करना चाहिए। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसे है जैसे कि अभी आमिर साहब ने कहा कि नया साल चूंकि शुरू होने वाला है कुछ ही घंटों में, आप क्या समझते हैं कि नए साल में क्या अप्रोच बेहतरी की जानिब जाएगी जो पीटीआई की जानिब से अपनाई जा रही है, या फिर जो हुकूमत की जानिब से अपनाई जा रही है जो इन मुज़ाकरात में रुकावट बन रही है? देखिए, मैं एमन जो इख्तियार वली साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं देते, तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि मुज़ाकरात जो है ये वैसे ही एक शोशा छोड़ा गया है। बिकॉज देखें, कल भी हमने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी मुज़ाकरात हों, नून लीग कह रही है मुज़ाकरात हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है मुज़ाकरात हों, बाकी छोटी पार्टियां कह रही हैं मुज़ाकरात हों, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि आपका पूरा पॉलिटिकल सेटअप जो है, जो आपका पूरी पॉलिटिकल एलीट है, वो बेबस है। उनको वो चाहें भी तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इसी वजह से तो नहीं हो रहे ना। सभी बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात हो, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और वही बात जा रही है उधर ही कि जी माफ़ी तलाफ़ी और ये वो कंडीशन जो है वो सामने रख दी जाती हैं। और दूसरा जो असद कैसर साहब ने कहा, और कल जो था वो केपी चीफ मिनिस्टर ने भी, सोहेल आफरीदी ने भी ये बात की थी कि देखें, आप इस तरह से मुज़ाकरात, यू कैन नॉट पुट गन टू समबडीज हेड। ये यहाँ पे तो ऐसे है ना कि आपने सर पे बंदूक रखी हुई है कि जी ऐसे मुज़ाकरात होंगे, आप घुटनों के बल चल के आएंगे तो मुज़ाकरात होंगे। आप अपनी सारी कंडीशन, सारे जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ पिछले 2-2.5 साल में, उस सब को भूल जाएं और आप आके बैठें। देखें, एक पार्टी जिसके साथ आपने इतना कुछ किया पाकिस्तान की तारीख में, आप कोई कुछ भी कहे, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पार्टी के साथ इतना कुछ नहीं हुआ जितना कि पीटीआई के साथ हुआ। अब उसके बावजूद आप उनके ग्रीवेंसेस को हीलिंग टच की जरूरत है यहाँ पे कि आप जख्मों पे मरहम रखें, और दूसरी तरफ जो है आप उनको कह रहे हैं कि जी घुटनों के बल चल के आएंगे जब मुज़ाकरात होंगे। तो असद कैसर साहब की बात ठीक है, पोजीशन ऑफ वीकनेस पे कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे। सही। और जो इन्होंने सोहेल आफरीदी ने कल जिक्र किया था कि देखिए मुजाहिमत होगी तो हम अपने आप को, इस वक्त कोई मोटिवेशन उनके लिए नहीं है जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो असल इख्तियार जिनके पास है, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है पीटीआई को एंगेज करने के लिए। बिकॉज पीटीआई अपने कोई पॉलिटिकल चैलेंज नहीं जो है वो क्रिएट कर पाई, और इसी वजह से मेरे ख्याल में ये सोहेल आफरीदी साहब निकले कि हम प्रेशर डालेंगे, हम अपने होने का एहसास दिलाएंगे तो जब कोई हमारे साथ बातचीत करेगा ना। और दूसरी तरफ फिर मजे की बात यह है, मुझे तो हैरत होती है, अगेन मैं बार बार कहता हूँ, हमारी यादाश्त कमजोर है या हम कन्वीनियंटली चीजों को सिलेक्टिव हो जाते हैं कि हमारे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जी पीटीआई तो गालियां देती है। यानी अजीब बात है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपने शीरी मजारी साहिबा के बारे में क्या कहा था? यही राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई की खवातीन के बारे में क्या कहा था? यही जो है वो आबिद शेर अली साहब ने पीटीआई के खवातीन के बारे में क्या कहा था? और फिर वो रोहेल साहब जो थे पीएमएलएन के, अभी तो वो नजर नहीं आते, उन्होंने तो असेंबली के बाहर खड़े होकर कहा था कि जी गालियां देना तो पंजाब का कल्चर है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, उसकी तो वीडियो भी मौजूद होगी, आप ढूंढेंगे तो।
यानी वो कन्वीनियंटली जो जब हम करें तो ये है कि जी ये तो पंजाब का कल्चर है और पूरे पंजाब को बदनाम कर दिया। दूसरी तरफ जो है वो सिलेक्टिव हुआ जा रहा है कि जी पीटीआई वाले गालियां देते हैं, तो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं किया, वो तो दो हाथ आगे जो है चल के उन्होंने किया था। तो इस तरह से नहीं होगा। अगर आपने रिकंसिलिएशन करनी है, अगर आपने ये सोचना है कि मुल्क के बारे में सोचें, 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचें, इनके इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में सोचें। सारी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक फ्यूचर की बात होती है। हमारे पास यानी सारे हम मसाइल में घिरे हुए हैं, हम क्राइसिस में घिरे हुए हैं इस वक्त। हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे पास सिक्योरिटी का क्राइसिस है, हमारे पास पॉलिटिकल क्राइसिस है। तो खुदारा अगर आप इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के बारे में सोचते हैं, तो एक क्राइसिस तो आपके अपने हाथ में है ना कि आप उस पॉलिटिकल क्राइसिस को उसको डिफ्यूज करें, अपनी अना को साइड में रखें थोड़ी देर के लिए और ये सोचें कि ये 24 करोड़ आवाम का मुल्क है, इन 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। तो पॉलिटिकल क्राइसिस आप डिफ्यूज करेंगे तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस को भी टैकल करने के काबिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद सिक्योरिटी क्राइसिस जिस तरह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी कर रही है, बिल्कुल नबी साहब ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाएगी, टैकल हो सकता है। लेकिन यहाँ हम डिवाइडेड हैं आपस में और अनाओं के कैदी बन के बैठे हैं, तो कैसे होगी फिर मुज़ाकरात? फिर तो इख्तियार वली साहब की बात ठीक है ना, बिल्कुल तो मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं देते। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि इस जंग से बाहर निकलना होगा। आया सब आप क्या समझते हैं वही बात के जिस तरह से ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया कि पीटीआई गालियां देती है तो मुज़ाकरात करने के लिए हम तो तैयार हैं, वही बात जो भी थोड़ी देर पहले नवीद साहब ने भी कही कि सियासतदान आपस में एक दूसरे को हमने बहुत दफा देखा बुरा भला कहते हैं, लेकिन सिर्फ यही कह देना कि गालियां देती है इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई यही वजह है? नहीं, ये वजह नहीं है। मुझे प्रोग्रेस नजर आ रही है, अलबत्ता सच्ची बात है, क्योंकि बात हो रही है ना मुज़ाकरात की दोनों तरफ। अच्छा, हॉक्स दोनों तरफ के इसी तरह की बातें करेंगे, इधर ख्वाजा आसिफ का हवाला दे दे, इख्तियार वली के कुछ और लोग आ जाएंगे इसके साथ, कल को तलाल चौधरी आ जाएंगे और इस तरह के लोग आके यही कहेंगे बात के मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उधर से भी आवाज़ें आपको आ ही रही हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। देखें, इस वक्त मुज़ाकरात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके रीजन है, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास इख्तियार जरूर है, उनके पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार उसी सूरत में मिलेगा जब ये पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेंगी इकट्ठे, ये एक स्ट्रेंथ बनेंगी, फोर्स बनेंगी और ये अपने वजूद का एहसास दिलाएंगी। हो गया फॉर्म 47 पे हो गया, आपकी 17 सीटें थी या 1700 थी, वो माजी है। अब वो छोड़ दे, अब चीजें इससे आगे बढ़ेंगी। उसकी वजह यह कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं, दुनिया में भी बहुत सी चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। आज भी कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो जाहिर है तशवीशनाक हैं, हमारे लिए भी तशवीशनाक हैं, ओवरऑल तशवीशनाक हैं। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं मुमकिन है कि ईरान पे दोबारा हमले की भी इजाज़त दे दूं। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है। हम हाँ रेत में सर फंसा के वो गर्दन उसमें बैठे रहें तो ठीक है, वो तो मतलब राइट है, आप बैठे रहें उस पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट पॉपुलर इस स्टेज पे जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप सिस्टम से बाहर रख के चीजें ठीक नहीं कर सकते। उसको सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहिए पड़ेगा, वो आपको पसंद है ना पसंद है जो भी है। अगर उसको आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना अमनो अमान की सूरत पे हाल पे उस तरह काबू आप पा सकेंगे। हमने शहादतें हो रही हैं, हमारी कुर्बानियां दे रहे हैं। कल भी हमारा एक मेजर शहीद हुआ है। तो इस तरह के वाकयात इतने ज्यादा 2025 में तो अंत हुआ, और ये जिस तरह का अल्लाह ताला रहम करे कि 2026 इस तरह का साल ना हो, 2025 में इतनी ज्यादा तबाही दुनिया ने देखी, इतनी ज्यादा अमवात हुई कि वो जाहिर है हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन इस साल बहुत बुरे हालात रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं या स्पीकर उससे भी वो राब्ता किया गया उसके ऑपोजिशन लीडर के लिए भी, मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त ये इस मुल्क की खिदमत करना चाह रहे हैं, जो ये समझते हैं कि जब तक इन मामलात को बातचीत नहीं की जाएगी, हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, कहीं कंसेंसस नहीं होगा, ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
जो लोग, मैं बिल्कुल, मुझे कैटेगोरिकली कहने दें, जो लोग मुखालफत कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मैं उनको मुल्क का हमदर्द नहीं समझता। सही। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? पार्लियामानी लिहाज पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर है उस हवाले से बातें भी हो रही हैं और जल्द ही नोटिफिकेशन भी मुतवक्के बताया जा रहा है कि हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, तकर्रुर होने के बाद क्या ये चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी? नहीं, बेहतरी की जानिब नहीं जाएंगी। देखिए, नोटिफिकेशन हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इस सारे तनाव का जो है ना एक बहुत ही एक मामूली सा एक हिस्सा है, वो शायद उसको आप परसेंटेज में भी ना काउंट कर सके। बस अपोजिशन लीडर की तकरूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी, या अपोजिशन लीडर बनने के बाद महमूद खान नशकजई कोई उन्होंने इंकलाब बर्पा कर देंगे, या कोई उनकी अपोजिशन से जो है हुकूमत जो है वो मजबूर और बेबस हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। अव्वल तो यही एक सवाल है कि होगा भी या नहीं होगा ऐसा। अगर हो भी जाता है तो उससे कोई हमारी सियासत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। देखिए, मुज़ाकरात के लिए एक बात बिल्कुल आप इसको लिख लें कि सिर्फ दो सूरतों में मुज़ाकरात जो हैं तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के हो सकते हैं। हुकूमत से तो आप माइनस कर दें, कोई ताल्लुक ही नहीं है। या तो कोई आलमी कुव्वत बीच में पड़ जाए, या तहरीक इंसाफ ऐसे हालात पैदा कर दे कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए। अभी दोनों सूरतें नहीं है। दोनों सूरतें प्रैक्टिकल बात है, दोनों सूरतें। कोई सी आलमी कुव्वत को अभी तहरीक इंसाफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। सही। उनके जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी मामलात हैं, वो वैसी जो है वो पूरे हो रहे हैं, तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ अपनी अवामी कुव्वत के मुजाहरा करने में नाकाम हो चुकी है। अवामी कुव्वत का मुजाहरा जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर, तो मतलब ये नहीं होता कि आम आदमी आपके साथ कितना है, वो बहुत मौजूद माशरों में होता हो, हमारे नहीं होता। हमारा ही मतलब ये है कि सड़क पे निकल के हुकूमत को मजबूर कर देना कि आओ और हमारी बात सुनो, उसमें तहरीक इंसाफ नाकाम हो चुकी है। पूरी कोशिश की तहरीक इंसाफ ने, नतीजा नहीं हासिल कर सकी। तो वहां ये दोनों काम नहीं हो सकते, तो क्यों मुज़ाकरात होंगे, किस लिए होंगे? भाई, आप इस नुक्ते को समझें कि ये जो मुज़ाकरात हैं अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए समझ ले कि खुद ही अपने कब्र में खुद ही कूद जाने वाली बात है कि ये हुकूमत जो खुद ही कब्र में छलांग लगा के अपने ऊपर स्लेब रख ले। क्या पागल कुत्ते ने काटा है इस हुकूमत को? ये काम करेगी? क्यों करेगी? उसको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त जो है वो अवामी हवाओं का रुख किस तरफ है। उसको अंदाजा नहीं है अगर इस मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या सूरत बननी है। उसको अंदाजा नहीं है कि वो किस तरह जो है वो इलेक्शन जीत कर आई है। तो कोई ऐसा इम्कान जो है ना फिलहाल जो है मुज़ाकरात का नहीं है। हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि मुज़ाकरात हो, और या कामयाब होना तो एक बहुत बात का मरला है, बहुत ही बात का। ये भी नहीं चाहेगी हुकूमत के जो है ना ये हुकूमत के ना मुज़ाकरात हो। इनके हाथ में तो हुकूमत के जो है वो कुछ है ही नहीं, तो क्यों मुज़ाकरात करके ये अपना सियासी खेल हमेशा के लिए खत्म कर लें। देखिए, 8 फरवरी एक ऐसी रात थी जब नवाज शरीफ के पास ये मौका था कि वो नताइज को जो मुस्तरद करके तारीख में अमर हो जाते। वो मौका नवाज शरीफ साहब ने खो दिया है अपनी भाई की सियासत के लिए और अपनी बेटी की सियासत के लिए। अब वो तारीख जो है वो बहुत कम लोगों को ऐसे मौके देती है। तारीख ने नवाज शरीफ साहब को मौका दिया था, लेकिन वो ट्रेन नवाज शरीफ साहब मिस कर चुके हैं। बाकी इसी तरह के जो है ना वो मामला चलते रहेंगे। कोई बाद में कोई हालात कोई तब्दील हो जाते हैं, कोई ड्रामाई तब्दीली आ जाती है तो अलग बात है। सही। जिस लम्हे हम और आप गुफ्तगू कर रहे, 3 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले भी हम यही सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल यही सूरत हाल रही तो 2 साल के बाद भी हम यही सवाल पे डिबेट कर रहे होंगे। कुछ नहीं होना, बिल्कुल बेफिक्र रहें। कल भी आपने सवाल पूछना है और अगले साल भी आपने यही सवाल पूछना है। सही। इसलिए मतलब आपको कोई तब्दीली आती दिखाई नहीं देती। हमारे पास तो जवाब देने के केस हार गई आज नवाज शरीफ से ट्रिब्यूनल में। जी लगे रहे। अरे छोड़े ना, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा डॉक्टर यास्मीन राशिद आज केस हार गई है ट्रिब्यूनल में, लिहाजा लगे रहे, इससे भी कोई परवाह नहीं। इलेक्शन भी हार गई थी, सही हार गई। डॉक्टर यास्मीन हार गई, इलेक्शन भी हार गई थी। केस से क्या होता है? ये इस मुल्क में इस तरह के इलेक्शन हुए हैं, 18 में भी 24 में भी, लिहाजा लगे रहे, गुस्सा निकालते रहे, क्या करें वो, इसका कुछ नहीं हो सकता यार। आज भी हार गई वो ट्रिब्यूनल में। अब जाए ट्रिब्यूनल को भी पकड़ लें। हम तो कह रहे सारे हार गए थे। बिल्कुल। अरे भाई हारे हैं ना आमिर साहब। सही। इलियास साहब, आपको क्या लगता है कोई तब्दीली? मैं आमिर साहब की बात, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है यार। आप सब कहते हैं, रोजाना कहते हैं इख्तियार नहीं है, जब वो जीत जाते हैं तो इख्तियार इनके पास है। वैसे कमाल है जी, इधर की उधर। इलियास साहब, ये अदालत और ये पार्लिमान और ये सब कुछ राणा साहब उन्हीं के पास है।
ये ट्रिब्यूनल ये इख्तियार जिनके पास है वो फैसले कर रहे हैं ना, तो जिनके पास नहीं है वो बोलते रहे, उसमें क्या किया जा सकता है? यही कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। तो ट्रिब्यूनल की नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है आप कुछ कहना चाह रहे हैं। फिर इख्तियार वालों की बात कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल का आज ही फैसला आया ना जी, फिलहाल यही आज ही ट्रिब्यूनल का फैसला है आमिर साहब के साथ फिलहाल यही फैसले होने बनते हैं, इसलिए सब फैसले यास्मीन को यही अच्छी बात है। मैं तो आमिर साहब के साथ हूं, ये शुगर मेला होना चाहिए ना। डॉक्टर यास्मीन को इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त हुई थी और आज ट्रिब्यूनल के फैसले ने भी साबित कर दिया कि डॉक्टर यास्मीन को इबरतनाक शिकस्त। सुभान अल्लाह, ये साबित हो गया। बिल्कुल इलियास साहब आप क्या कहते हैं, आपको क्या रुकावट है? हम तो आमिर भाई के साथ है, हमें आमिर भाई के खिलाफ जाना ही नहीं है भाई, कुछ हालात ऐसे नहीं है अभी आमिर भाई की मुखालफत करूं। मुज़ाकरात होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, अच्छे बच्चों की तरह रहे ना, जो भी रोजाना तकरीर ना करे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। स्पीकर साहब को आना चाहिए और जाके मुज़ाकरात वगैरह उनको करने चाहिए। उन्होंने कदम बढ़ा, तमाम सियासी जमातों को उनको लेके आना चाहिए, बल्कि इनके लिए जो पार्टी के सरबराहान हैं, जिसमें जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इनको भी आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी आना चाहिए, ताकि मुज़ाकरात जो हों जिसमें वो लोग आएँ जो इख्तियार हो, जिनके पास जो फैसला कर सके। क्योंकि ये जो पार्टी की जानिब से आए, इन्होंने PTI की जानिब से जो भी चीज़ अपना एजेंडा रखा, जो अपने डिमांड की गई, तो ये मान लेंगे जो पार्टी के दूसरे लोग होंगे, जो पार्टी की जो क्या कहते हैं सेकंड जो है क़यादत है जो दर्जे की, उसमें ये बातचीत मान लेंगे। तो ज़ाहिर है इनको ऊपर जाना पड़ेगा। जो चीज़ के मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उनकी पार्टी की लीडरशिप मानती नहीं गवर्नमेंट की, वो चाहते ही नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, उनकी बात जो कोई मानी जाए कि जी वो आए। तो उनकी सबसे बड़ी PTI की डिमांड यही है कि उनके बानी को रिहा किया जाए, या उसके बाद जो है कि इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। तो वो ये तमाम चीज़ें अगर नहीं करते तो फिर किस चीज़ पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं? कोई तीसरी कौन सी चीज़ है जिस पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए? पार्टी के वर्कर्स तो पहले ही सजाएं काट रहे हैं या रिहा हो चुके हैं कुछ। तो ये जो चीज़ है कि दो जो चीज़ें हैं उस पर ये बातचीत कर सकते हैं। नहीं, किसी ने इस तरह बातचीत नहीं करना, ये वक्त का ज़िया है। एक प्रेशर कम करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा हरबा निकाला है कि जी अपना नुमाइंदा भेज के जाके मुज़ाकरात करके वक्त गुजार लें। और बाकी तो जो देखें आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अगर ये संजीदा हो तो तमाम टेबल पर आ जाएं सियासी जमातें और आके बिल्कुल सब मुत्तफिक हैं कि जी सबको एक टेबल पर बैठना चाहिए और बैठ के जी इस टाइम तमाम जो सियासी मसला है उसको हल करना चाहिए। सही। आज तक किसी ने देखा कि कोई मुल्क के दूसरे मसाइल की तरफ जो है बुनियादी जो अवाम के मसाइल हैं उस पर किसी ने बात की? महंगाई पर जो उनको चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, या सड़कें ठीक हों, या उनके क्या कहते हैं बिजली के रेट कम हो जाएं, या ऐसी चीज़ों पर कभी इन्होंने बैठ के सियासतदानों ने बात की? इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार की बात है। साल में 5 साल में एक दफ़ा इलेक्शन होने या 3 साल बाद होने, जब भी तो उस इलेक्शन में कोई ना कोई मसला रह जाना और 5 साल उसी पर लड़ाई जंग जारी रहती है। जो अपोजिशन होती है तो वो बिल्कुल इनको करने नहीं देती। एक बात कहनी है, जो सूरत हाल है इसको मसले को हल करने के लिए कोई इनको सबको बैठना चाहिए, मसले का हल करना चाहिए, और अवाम जिनके लिए मुंतखब, जिनके वोटों से मुंतखब होके आते उनके लिए बेहतरी सोचनी चाहिए ताकि वो मसले हल हो सकें जो उनकी जरूरियात हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं इलियास साहब। कोई आ जाए, वो आ जाए या ये आ जाए तो किसी का मसले हल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसा वो आप देखें, पहले जब आई, जो PTI की गवर्नमेंट आई जी 200 एक्सपर्ट्स बैठे हैं जी इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ, सारे अवाम उधर के उधर ही रह गए। अवाम चाहते हैं बुनियादी मसले हल होना, सही, जो उनके बुनियादी जरूरियात हैं। अब ये जो इस तरह देखें, कल वो अंदर थे, आज ये अंदर हैं, फिर इस तरह बारियां लगती रहेंगी। तो ये बैठ के इनको एक मसला हल करना चाहिए और अपने इख्तियारात वापस लेने चाहिए और उन लोगों के लिए, ताकि अपने मसले हल करके लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें। बिल्कुल ऐसे। आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ और चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा था बड़ा मौसम ठंड चल रहा है, लेकिन अच्छी खबर आई है कि मरी में और गलियात में कल बर्फबारी की इतला है। इस्लामाबाद में बारिश की, तो एंजॉय इसको भी करना चाहिए। अच्छी बात है आमिर साहब। गलियात की कराची तो इतनी ठंड होती नहीं फैसल साहब। आप फैसल को दावत दे ना, उन्होंने आपकी हिमायत की है यार। मैं तो बुला रहा हूँ, आते ही नहीं है, ये निकलते ही नहीं वहां से। फैसल साहब अब आपको दावत है और फैसल साहब भी आज इख्तियार वालों के साथ, मैं तो दरमें सुखने आमिर साहब के साथ हूँ। फैसल साहब दावत कबूल करें क्या? हाजिर होना, आए आपको बर्फ पे लेके चलें, कोई गोले शोले खिलाएं।
आज एक्सक्लूसिवली फैसल के लिए है। कौन से गोले? कल बात करेंगे। सही, बिल्कुल यही तो समझे आप। जैसे आपने कहा कि जो मौसम का टेम्परेचर है वो इस वक्त सर्द हो चुका है और वहां पर काफी बेहतरी है। इसी तरह सियासी टेम्परेचर में भी बेहतरी आने की जरूरत है और उसके लिए तमाम सियासतदानों को मिलकर कोशिश भी करनी चाहिए। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची का खुला गटर एक और जान निकल गया है। कराची में मैनहोल्स और गटर से हलाकतों का सिलसिला आखिर कैसे रुकेगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ के जो जिम्मेदारान है वो यूसी का चेयरमैन है, टाउन का चेयरमैन है, इनके ऊपर बिलवोर एफआईआर दर्ज की जाए। 6 साल से इधर कहीं मैंने एक ढक्कन नहीं देखा। अभी अगर आप देखें इस गली में, इस मोहल्ले में एक भी ढक्कन नहीं है। जो भी चाहे मुंतखब नुमाइंदा हो या सरकारी नुमाइंदा हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वेलकम बैक। तो बात करेंगे कराची का खुला गटर एक बार फिर मासूम जान निकल गया। कोरंगी में वालिदैन का इकलौता बेटा 8 साल दिलबर अली गटर में गिरकर जान बहक हो गया। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये बदतरीन गफलत, लापरवाही और मुजरिमाना खामोशी की दास्तान है। ये पहला वाकया नहीं है। कराची में रवां साल अब तक 28 अफराद खुले मैनहोल्स में गिरकर जान की बाजी हार चुके हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि आखिर कब तक कराची के बच्चे गटर्स में गिरते रहेंगे और हुक्मरान एक दूसरे पर इल्जाम धरते रहेंगे। जमात इस्लामी ने बच्चे की हलाकत के जिम्मेदार बराह रास्त मेयर कराची मुर्तज़ा को करार दिया, जबकि डिप्टी मेयर कराची का कहना है चाहे सरकारी एहलकार हो या फिर मुंतखब नुमाइंदा, जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची ये दावा करते हैं कि मुतालिका यूसीज को गटर के ढक्कन लगाने के लिए 9 से 10 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कराची का खुला गटर एक और जान निकल गया। कराची में मैनहोल्स और गटर का सिलसिला आखिर कैसे रुकेगा? फैसल साहब क्या कहते हैं आप? आए रोज ऐसे वाकयात होते हैं और इल्जाम सियासतदान एक दूसरे पर धर देते हैं। असल में कराची की जो सियासत का अगर आप तज्जिया करें ना जी, तो कराची की सियासत जो है ना वो गटर सियासत हो चुकी, गटर पे ही सियासत हो रही है। और सियासत का जो म्यार है ना, हालिया दिनों में भी आपने देखा होगा, वो गटर ही हो चुका है। गटर से सियासत शुरू होकर गटर पे जो है ये ख़त्म हो जाती है। इस शहर में इस बात का भी तयन नहीं हो पा रहा कि गटर किसकी जिम्मेदारी है। इस पीपल्स पार्टी ने इतना गुंजलक एक बल्दियाती निज़ाम दिया है जिसमें ये तय करना जो है वो अभी तक नहीं कर पा रहे कि गटर के ढक्कन लगाना जो है ना वो किसकी जिम्मेदारी है। इस पे डिबेट हो रही है, इस पे सियासत हो रही है, इस पे बहस हो रही है, इसी पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। इस मुल्क को जो हम बात करते हैं ना बल्दियाती निज़ाम को, देखिए पंजाब में आप नहीं करा रहे, बलूचिस्तान में आपने आखिरी वक्त में इलेक्शन मुलतवी कर दिए, KPK में जो है इलेक्शन नहीं हो रहा। इस मुल्क के अंदर जब तक एक बल्दियाती निज़ाम को आइनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, सही, जब तक इस मुल्क के मसाइल को आप हल नहीं कर सकते। इस मुल्क के मसाइल का मसला अदलिया नहीं है, अदलिया के इख्तियारात कम और ज़्यादा करना नहीं है या और चीज़ें नहीं है। इस मुल्क के जो बुनियादी इशू है वो बल्दियाती निज़ाम है, जिस पे कोई सियासी जमात या कोई ताकतवर हल्का जो है वो बात करने को जो है वो तैयार नहीं है। सही, यानी कि जो 26वीं तरमीम हुई, जो 27वीं तरमीम हुई, उससे कई गुना, कई हजार गुना जो अहम तरीन चीज़ थी वो बल्दियाती निज़ाम था कि उसको जो आप आइनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें। लेकिन उस पर तमाम जमातें मुत्तफ़िक थी कि हमने इसको इस पे बात नहीं करनी, इसको आइन का हिस्सा नहीं बनने देना। सही, तो ठीक है, जब इस मुल्क की सियासी शराफिया इस बात पे मुत्तफ़िक हो कि हमने इस मुल्क के मसाइल हल नहीं करने, तो हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका खुमियासा तो फैसल साहब आम आवाम भर रहे हैं ना, मासूम बच्चे भी हमारे इसी तरह मरेंगे गटर में। रवां साल 28 बच्चे मर चुके, मर जाएंगे। ये शहरी गटर बन चुका है। नबी साहब, कराची खुद एक गटर है, सही, लेकिन उसको बेहतर तो करना है ना फैसल साहब, या आम आदमी को उसका ईंधन बनाना। सोचे भी नहीं आप, गटर से सिर्फ ताफुन नहीं आना है। सही, नबी साहब, इस गटर पर ढक्कन कैसे लगेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इस पर ढक्कन लगाने की, और कब बेहतरी आ पाएगी? देखिए एमन, एक बात, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरी इदारों की और जमहूरी इक़दार की और जमहूरियत को मुस्तहकम करने की, वो इसलिए इसी वजह से की जाती है कि जब जमहूरी तरीके से मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में पहुंचते हैं तो वो नुमाइंदे अवाम को अकाउंटेबल होते हैं। उनको ये पता होता है कि हमने इनके आगे जवाब देना है और इनको जवाब दे हैं हम।
लेकिन यहाँ पे एक जब इस तरह की हुकूमत बनेगी जिस तरह के ये मुसल्लत की गई है हुकूमत फेडरल लेवल पे भी और यहाँ सिंध में भी, तो उनको तो पता है कि हम किसको अकाउंटेबल हैं। वो तो अवाम को अकाउंटेबल नहीं है ना, अवाम ने तो उनको मुंतखब करके असम्बलियों में नहीं भेजा ना। वो जिनको अकाउंटेबल हैं उनके वो नगमे गा रहे हैं, वो हर वक्त मिदा सराई में लगे हुए हैं। तो इसी तरह से होगा कि आप कराची को देखें, वो मुस्तफा कमाल साहब ने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि सिर्फ कराची पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उसमें से सिर्फ कराची पाकिस्तान को निकाल सकता है, सिर्फ एक शहर। यानी इसकी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, टैक्स रेवेन्यू में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, तिजारत में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, आप सनत में इसका कंट्रीब्यूशन देखें, तो सिर्फ एक शहर। लेकिन मसला क्या है कि इस शहर के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जाता है, इसको किसी ने ओन नहीं किया। यानी जो मीडिया की हद तक जो दावे करना वो तो सभी कहते हैं, वो एमक्यूएम भी कहती है, वो जमात इस्लामी भी कहती है, वो पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी कराची हमारा है, लेकिन कराची किसी का भी नहीं है। इसके साथ सिर्फ लिप सर्विस की जाती है। मैं ये कहता हूं कि 21वीं सदी में दुनिया के किस शहर में ये होता है कि गटर में गिर के बच्चे जो है वो जान बहक हो रहे हो, वो सिर्फ कराची में होता है। कराची का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह है, वो सीवरेज हो, वो रोड हो, वो बाकी सिक्योरिटी के हालात हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, लेकिन परवाह किसी को कुछ नहीं है क्योंकि ये अवाम को अकाउंटेबल नहीं है। इस वजह से वो उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वो यही होगा कि जी आपने मुआवजे का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो है अगले बच्चे के जान बहक होने का इंतजार किया जाएगा। सही। आमिर साहब, ये कहा जाता है, क्लेम बहुत सारी सियासी जमातें ये करती हैं, कराची हमारा है, तो उस हमारे कराची को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? या सिर्फ आम आवाम के इसी तरह आए रोज इकलौते बच्चे मरेंगे, इसी तरह एहतजाज होंगे, फिर उन्हें कुछ रकूम देकर चुप करा दिया जाएगा? वो ढक्कन पे ढक्कन रखी जाए। एक ढक्कन एमएनए भी बन गए थे, तो सियासत की, और जितने दिन एमएनए रहे वो गायब रहे ढक्कन रखने से। तो असल इशू पता क्या है, एक है चरसी, अफीमी, जितने नशई है ना, एक तो काम ये किया जाता है कि वो ढक्कन वाकई चोरी करते हैं, लोहा तोड़ते हैं, बेचते हैं पुड़िया के लिए, और लोगों की जानों की उनको कोई परवाह नहीं होती, उनको अपनी फैमिली की नहीं होती, किसी और की क्या करेंगे। अच्छा, उसकी आड़ में, अच्छा ये मैं बात सिर्फ कराची की नहीं कर रहा, ये सारे पाकिस्तान पे हर शहर में लागू होती है। वो जो जिनके दाव लगे हुए हैं कि कभी कोई खबर बन जाए तो चेक किया जा सकता है कि ढक्कनों के ऊपर हर साल म्यूनसिपल कमेटी से लेके और जो जितनी बल्दिया उज़्मा जो मर्जी नाम दे लें, कितना बजट एलोकेट होता है कि जी, और रिपोर्ट क्या लिखी जाती है जी, नशई चोरी कर गए। नशई वाकई चोरी करते हैं, लेकिन जिनको नशा पैसे चुराने का लगा हुआ है ना, जिनको लत डकैती की पड़ी हुई है, वो इसमें असल ढक्कन चोर है। क्योंकि बड़ा आसान काम है, जैसे बारिश तेज आ जाए, सड़क आ जाए तो एकदम कहते हैं जी बह गई, सैलाब में बह गई, नई बनी नहीं थी, पैसों के वर्क्स डिपार्टमेंट पैसे बना लेता है। इसी तरह ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, और अच्छा आप ये कंटोनमेंट्स में भी, कराची तो भरा पड़ा इससे, आप लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, कहीं मेरे शहर बखर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, ये आसान नुस्खा है सबसे कि जी नशई ले गए। ना हमने नशइयों को कंट्रोल करना है, ना नशे की लत में जो डकैती कर रहे हैं हुकाम आला व बाला, किसी को हम कंट्रोल नहीं कर रहे। ये हमारा माशरती नासूर है। एक ओवरऑल कौमी करप्शन का हिसाब कर रहे हैं। एक ये है कि हमारे में से भी कोई बंदा इस काम के लिए तैयार नहीं होता, कि ये हम सब का फर्ज है कि अपने अपने इलाके पे नजर रखें। जी बल्दियाती इदारे आएंगे, एमएनए एमपी आएंगे, हमें सबको खुद भी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। इस पर आम आवाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। इस पर मजीद भी बात करेंगे। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची के गटर और आए रोज बच्चे जान बहक हो रहे हैं। आया साहब, कब रुकेगा ये सिलसिला? कब इन गटरों पर ढक्कन लगेंगे जिनकी जिम्मेदारी ये सियासतदान हर दूसरे दिन एक दूसरे पर डालते रहते हैं? देखिए, गटर है, ढक्कन उठा दिए गए, अब जो बच सकता है बच जाए, वो चाहे बच्चा है या बड़ा है, वो उसका नसीब। इस मुल्क में एक इलीट है, एक सुपर इलीट है। ये ऐसे लगता है कि मुल्क सिर्फ उनके लिए, बाकी कीड़े मकोड़े हैं, मरता है, मतलब सब जागते रहना, साड़ते ना रहना नहीं, ये फैक्ट है। मतलब किसी को कोई परवाह नहीं है। ये सब खातों में चीजें चल रही होती हैं जी। वो भी कह रहे हैं, वो अपना मेयर साहब भी कह रहे हैं कि जी पता नहीं इतने लाख हमने इनको दे दिए हुए थे गटरों के, अब वो पता नहीं इतने लाख किस गटर में उन्होंने वो अपनी वो पेट के गटर में डाल लिए होंगे, इस गटर में तो जाहिर है वो डाल नहीं सकते।
और ये पूरे मुल्क का इशू है। अभी रिसेंटली ये पंजाब में गालिबन रहीम यार खान में एक वाकया हुआ है जी। तो ये तो कराची चूंकि जाहिर है एक बड़ा शहर है और जिस तरह का शहर हुआ करता था कराची, बाकी इस खित्ते के लोग रश्क से देखा करते थे कराची। चाइनीज पहली दफा आए और उन्होंने वो जो वहां हबीब बैंक की बिल्डिंग बनी हुई है वो देख के परेशान हो गए। वो कहते हैं यार ये कैसे बना लिया आप लोगों ने, ये वो कराची हुआ करता। लाहौर तो खैर मैं कराची की बात कर रहा हूं ना कि कराची से ज्यादा जदीद शहर बहुत कम थे इस खित्ते में, वो इतना कमाल शहर हुआ करता था। लेकिन हमने अल्लाह के फजल से अपनी चीजें, एक तो होता है ना कि उनको प्रिजर्व कर लें उसी हालत में रख लें, नहीं, हमने ये तय किया हुआ है कि हमने चीजें बर्बाद करनी है, तबाह करनी है अपने हाथों से, और उसमें कोई कमी नहीं हम करते। हर गुजरते दिन के साथ जो हो रहा है इस मुल्क के साथ वो वर्स्ट होगा, वो इसमें कमी नहीं आएगी ये, और कोई भी इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि 26वीं 27वीं 28वीं तरमीमें ज्यादा जरूरी होती हैं, ये चीजें जरूरी नहीं। सही, मतलब आम आवाम जरूरी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। इलियास साहब आप क्या कहेंगे? देखें जी, इस पर जब भी ऐसा वाकया होता है एक नोटिस बिल्कुल ऐसे लिया जाता है, बातचीत होती है, और उसके बाद देखें उसके बाद क्या मसला है, इस पर गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, ना किसी को कुछ होता, अफसर को थोड़े दिनों के लिए OSD कर लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जाहिर है बजट आता है, बजट का आता है जो जिन लोगों ने देना है, वही बलदियाती सिस्टम है नहीं, टूटे फूटे बलदियाती सिस्टम में, और जहाँ जिनको फंड्स मिलता है वो करते नहीं है, बाद में ये कहते हैं जी चोरी हो गया, ये हो गया। गटर के ढक्कनों का इनके पास हिसाब नहीं है, ना इनके पास वो पता है कि फुटपाथिंग ठीक हैं, ना कोई चीज़ों का ऐसे पता है, बस जिस तरह चल रहा है सिस्टम चला रहे हैं, जिस तरह चलता जा रहा है। और अभी देखें ये वाकया हुआ, फिर खामोशी हो जाएगी, फिर कुछ दिन बाद फिर कुछ वाकया होगा, फिर उस पर शोर मचेगा, फिर शोर मचेगा, नोटिस होगा उसके लिए, वक्ती तौर पर कहते हैं डंग टपाऊ काम करके चला देते हैं। लोगों की इंसान की कदर नहीं है, ना बच्चों का है कि किस तरह उनके स्कूल जाते हैं, उनके पास क्या स्कूल जाने के लिए कुछ ठीक नहीं। आप देख लें कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ना इनको पता है कि गटर किधर लगाना है। तो ये तो जिम्मेदारी होनी चाहिए उनके, फौरन तौर पर इस पर काम होना चाहिए। फंड्स आते हैं इनके लिए, या तो ये ना हो कि फंड्स ना हो, गवर्नमेंट को फंड्स मिलते हैं इनके सारी यूसीओं के पास, इनको एक पता होता है, दफ्तर होता है मुकामी तौर पर बलदियाती सिस्टम में, तो उस चीज़ों में ठीक है इनके खिलाफ कार्रवाई कहते हैं कि कार्रवाई कर लें, किस पर क्या कार्रवाई कर लेंगे, वक्ती तौर पर कौन, बस वक्ती तौर पर जाएंगे, इस पर खामोश रहेंगे, शोर शराबा होगा, इसके बाद क्या होगा। सिस्टम चाहे पंजाब की हो, सिंध की हो, KP की हो और बलूचिस्तान की हो, अवाम की कदर नहीं है कोई। अगर कदर हो तो फिर इधर शोर मचाओ, उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सियासी जो तकर्रियाँ हुई होती हैं इस मौके पर बलदियाती सिस्टम में कराची में है ना, तो फिर उनको पकड़ें, उनको पकड़े उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये ना किया जाए कि OSD कर दिया किसी अफसर को, गुस्सा निकाल दिया और ख़त्म हो गया। अब देखें जो है बच्चे की तो चली गई, उस घर वालों के लिए तो कुछ नहीं मसला, गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया जाए, कंपनसेट कर दिया जाएगा, कुछ दे दिया जाएगा, 5-10 लाख रुपया दे के खामोश करने की कोशिश की जाएगी। असल चीज़ तो वो ये है कि सिस्टम आगे से बेहतर होगा कि नहीं होगा, उस सिस्टम के बारे में कोई रखा ही नहीं हुआ किसी ने, कोई है ही नहीं, ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो फिर इसी तरह होता है। फिर अफसरान अपनी मौज मस्ती करते हैं, पॉलिटिशियन अपनी मौज मस्ती करते हैं, अवाम उसी तरह जलील होती हैं और वो देखते हैं कि क्या हुआ, सही वही टैक्स देते हैं, वही मुंतखब करके भेजते हैं, फिर उनको कोई हक नहीं मिलता। सही, ये सिस्टम ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, सिस्टम की बेहतरी करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।